हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। सो चलिए अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक, जैसे कि कल एक मिक्स पोल आई थी ब्रिक्स और आपकी टिम्बर के लिए, तो मैंने कहा था द बॉल इज इन माय कोर्ट। तो अब आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ब्रिक्स होगा, लेकिन उससे पहले लाइम के लिए कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो लिखाने हैं, समझा मैंने दिए थे। बस यू आर सपोज टू पेन डाउन टुडे, ठीक है? बस आपको लोगों को लिखना है। गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगेन पुट्टी फॉर्मेशन की। तो जो लाइम पुट्टी है और वो बनती क्यों है, लगाते कहाँ हैं, ये मैं आपको लास्ट सेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पेंट से पहले जो प्लास्टर सरफेस रहता है बेटा आपका, तो वो जो प्लास्टर सरफेस है अगेन, तो वहाँ पे क्या होता है आपका वॉइड्स वगैरह रहते हैं। तो आपका जो है इस वजह से जो पेंट जब आप करते हैं तो वॉइड्स में मतलब जैसे कहते हैं वो एक अनइवन सरफेस सा रहता है ना। तो उससे पहले इसलिए हमें पुट्टी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एक इवन सरफेस आपके पेंटिंग के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पुट्टी के बारे में बात करते हैं। तो जब आप पुट्टी के बारे में बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको लाइम लेना है और उस लाइम में क्या मिला देना है, पानी मिला देना है। और उसकी जब एक पेस्ट बन जाए, थिक पेस्ट बन जाए, उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। हालांकि प्रैक्टिकल में वो नहीं छोड़ते हैं, वो डायरेक्टली लगा देते हैं, जैसे ही बनाते हैं पेस्ट वैसे ही लगा देते हैं। ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो आराम से सेटल डाउन हो जाए। एंड अकॉर्डिंगली जब आप उसको यूज करें तो वापस से एक लकड़ की मदद से उसको घुमाएं और अब वो आपकी एक थिक पेस्ट तैयार हो चुकी है। क्या करने के लिए, हार्डन होने के लिए और या सरफेस को जिसे कहते हैं लगाने के लिए। ठीक है, तो अब इसी को हम अपने शब्दों में लिखेंगे ताकि हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाए लाइम पुट्टी की। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, इट इज obtained by adding hydrated or non-hydrated lime, hydrated or non-hydrated lime to water। लिखते रहिएगा आप लोग भी साथ। So it is obtained by adding hydrated lime or non-hydrated lime to water and stirring it to a consistency of thick paste, and stirring it to a consistency of thick paste and allowing it to stand for a period of 16 hours and allowing it to stand for a period of 16 hours and allowing it to stand for a period of 16 hours। ठीक है, और 16 आवर्स के बाद आपको ये पुट्टी यूज कर लेनी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में तो वो थोड़ी देर रखने के बाद ही यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको आपको ड्राई होने से पहले यूज कर लेना चाहिए। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं दैट इट शुड बी प्रोटेक्टेड, putty so formed should be protected from drying out, ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द लाइम पुट्टी। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि हम लोगों ने कल की क्लास में भी इसको समझा था। अभी जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ लाइम, तो उसको भी देख लेते हैं। The second heading of today is application of lime। So ये हमारा छूट गया था लिखवाने के लिए, समझा तो मैंने लास्ट क्लास में दिया ही था। विशु जी मैंने हिंदी में पहले बोला, तो पहले हिंदी में ही बोला, उसके बाद ही लिखा मैंने कि लाइम में पानी मिलाया
वो एक थिक पेस्ट बन गया और उसके बाद आपको वही पेस्ट प्लास्टर सरफेस पे लगाना है ताकि पेंटिंग के लिए एक इवन सरफेस आप लोगों को मिल सके, और यही चीज मैंने लिखाई है, ठीक है ना। लगभग हम जो पानी मिलाते हैं ना जब लाइम में, वो थिक पेस्ट बनाने के बाद उसको 16 घंटे तक छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में तो हम जल्दी ही यूज कर लेते हैं, बट ऐसा बोला जाता है कि 16 घंटे छोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद उसको यूज कर लेना चाहिए उसके सूखने से पहले, क्योंकि अगर सूखने के बाद अगर आप उसको यूज करोगे तो वो तो हार्डन हो जाएगा, तो वो लगेगा ही नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैंने पहले हिंदी में ही बोला बेटा, चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं ध्यान रखूंगी। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लाइम। तो एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ आप इसको यूज में लेकर आ सकते हो, कहाँ कहाँ लाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल जो लाइम का देखा जाता है वो पानी के ट्रीटमेंट में देखा जाता है। कहाँ? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, पानी को ट्रीट किया जाता है ना बेटा, साफ किया जाता है जो, तो उसमें भी किसका यूज होता है बेटा? लाइम का यूज किया जाता है। कल बताया था सॉइल के स्टेबलाइजेशन में, किसके स्टेबलाइजेशन में? सॉइल के स्टेबलाइजेशन में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा गुटखा, पानी, पान, ये सब मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बता ही दिया था, है ना। तो इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। ग्लास बनता है ना, उसको बनाने के प्रोसेस में भी कौन यूज होता है बेटा? लाइम यूज किया जाता है। चौथा, एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को कल बताया था, ऑर्नामेंटल वर्क्स, ठीक है ना, किस में यूज होता है? ऑर्नामेंटल वर्क्स में यूज किया जाता है, क्योंकि दिखने में क्या रहता है? वाइट रहता है, तो ऑर्नामेंटल वर्क्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल वर्क्स मतलब होता है दिखने में जो अच्छा हो, जहां पे भी ऐसी मेजनरी है या कुछ भी है जो दिखने में अच्छी है, वहां पे आप लाइन का कोई भी एक वैरायटी जो भी आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। तो इसीलिए लिखा है ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए यूज में लेकर आ सकते हो। इसके अलावा जो फर्दर इंडिविजुअल लाइन की जो अपनी क्वालिटी है, जैसे फैट लाइन को आप व्हाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो वो इसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग, ये तो समझते होंगे आप। इसके अलावा ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी, हाइड्रोलिक लाइम यूज होता है ना, ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी, अगेन वो लाइम की एक कैटेगरी है, तो वो भी उसकी एप्लीकेशन भी इसकी एप्लीकेशन बन जाएगी, ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी। तो वहां पे भी आप इसको यूज में लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन है आपकी, किसकी बेटा? लाइम की। क्लियर है इतनी चीज? सबको क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। सचिन जी, नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर आने की पूरी वो है बेटा उम्मीद, क्योंकि जो इंटरनल जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो उनके थ्रू ही हमें ये चीज़ें पता चली हैं, ठीक है ना। अभी देखिए ड्राफ्टमैन का कल रिजल्ट आया था और वहाँ का टॉपर भी यहाँ MIE से ही था। अभी तो हालांकि जो रिजल्ट है अभी वो होल्ड कर लिया गया है फिर से, कि कुछ त्रुटि हुई है करके, है ना। तो चलिए, तो इसका नोटिफिकेशन आपका अगस्त सितंबर तक आने के चांसेस हैं, तो आप तब तक वेट करिए बेटा। आगे बढ़े। रेस्ट ऑफ यू बच्चे तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन रिप्लाई कुछ चुनिंदा कर रहे हैं भैया। चलिए आ गए सबके रिप्लाई, वेरी गुड, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो सबको क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर आज का जो टॉपिक है जो मैंने बताया, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है बेटा ब्रिक, क्योंकि कल जिसे कहते हैं पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिली थी, तो आज हम ब्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये ब्रिक्स समिट वाला ब्रिक्स नहीं है। नागेंद्र जी, अब एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं पैरेलल, बहुत सारी, ऐसा नहीं है एक, बहुत सारी पैरेलल चीजें चल रही हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीद छोड़ दी जाए, है ना। उम्मीद रखना बहुत जरूरी है बेटा। जिस दिन उम्मीद छूट जाएगी ना, बाकी सारी चीजें भी छूट जाएंगी। अगस्त सितंबर तक पूरी उम्मीद है कि वैकेंसीज रिलीज कर दी जाएंगी, और अभी तो इतना ज़्यादा बवंडर मचा हुआ है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार पे रोक लगा दी है ना। वो भी पहले तो वैकेंसीज नहीं आती, वैकेंसीज आती भी हैं तो कुछ जिसे कहते हैं बुद्धिजीवी कोर्ट पहुंच जाते हैं कि भैया क्या हो गया। हाँ बिल्कुल सही। तो अब अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में देखा होगा, कुछ जो जिसे कहते हैं संविदा वाले बच्चों को क्या कहते हैं परमानेंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड चल रही हैं, पर जो मोटा जो हमें वहां से पता चला है, उन तथ्यों को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक आने की पूरी आशा है, ठीक है बेटा।
और विभागीय जो अगर मेंबर होता है, अगर वो कुछ बोल रहा है ना बेटा, उसकी थोड़ी वैल्यू तवज्जो थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। और बाकी हम तो मेहनत ही कर सकते हैं और करा सकते हैं, तो वो तो हमारा बनता ही है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ब्रिक्स, जब आप ईंट की बात करते हैं बेटा, आप लोगों ने ईंट सबने देखा ही है, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं बता दूं, ये कुछ एक रेक्टेंगुलर सा, या फिर क्योंकि एक 3D है आप कह सकते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जिसके जो टॉप सरफेस पे है एक ये फ्रॉग नुमा स्ट्रक्चर भी बना हुआ रहता है, ये एक छोटा सा डिप्रेशन बना हुआ रहता है, ठीक है ना। और इसी को हम ब्रिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसी को, इस रेक्टेंगुलर शेप वाली जो बॉडी आप दिखाई पड़ रही है आपको, इसी को आप ब्रिक के नाम से यहाँ पे जानते हो बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम इस ब्रिक की बात करें तो ब्रिक क्या है, ये बिल्डिंग यूनिट है। इट इज अ काइंड ऑफ अ बिल्डिंग यूनिट, ये एक तरीके की बिल्डिंग यूनिट है, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग कंपोनेंट जो कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम में लेकर आया जा रहा है। ब्रिक आपका सबसे पुराना, ऐसा कह सकते हो, स्टोन्स तो सबसे पहले थे हमारे पास, स्टोन्स के बाद ये सबसे पुराना और सबसे इकोनॉमिकल बिल्डिंग यूनिट है, जिसकी मदद से आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो बेटा, ठीक है। स्टोन सबसे पुराने थे, उनके बाद ब्रिक्स इज द ओल्डेस्ट एंड द इकोनॉमिकल बिल्डिंग यूनिट विच इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इतनी समझ में आ गई। ओल्डेस्ट बिल्डिंग यूनिट लिख देती हूँ यहाँ पे, वो ज्यादा आपके लिए रहेगा। ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल, ओल्डेस्ट एंड इकोनॉमिकल बिल्डिंग यूनिट which is used in construction works, ठीक है ना। अब ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, क्लियर। चलिए, ओल्डेस्ट एंड इकोनॉमिकल बिल्डिंग यूनिट विच इज यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, वो क्या है आपका, वो बेटा ब्रिक होता है, क्लियर है। और ये इतने टाइम से क्यों यूज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी लेस कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड ईज ऑफ हैंडलिंग, क्योंकि छोटा होता है कंपैरेटिवली, स्टोन्स के कंपैरिजन में तो देखो बहुत छोटा है। ये इतने टाइम तक क्यों टिका हुआ है और अभी भी हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दी, क्या है, ये इकोनॉमिकल है, यहाँ लिख ही दिया था, लेस कॉस्ट है, साथ ही साथ क्या है इसकी ड्यूरेबिलिटी है, और ईज ऑफ हैंडलिंग। ईज ऑफ हैंडलिंग मतलब आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं बेटा, आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ईंटा उठा के ले जा सकते हो ना, लेकिन एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के तो आप नहीं लेके जा सकते। ईंटा तो इवन मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे मैम पत्थर उठा के दिखाओ, मैं आपको पत्थर उठा के नहीं दिखा पाऊंगी, है ना, क्योंकि पत्थर कंपैरेटिवली डेंस और भारी होते हैं। और ये आपका चीप है, इकोनॉमिकल है इसीलिए, है ना, क्योंकि हर किसी के रीच में है। 7-8 रुपए का आजकल ईंटा मिल रहा है। हम जब छोटे होते थे तो 2-2.5 रुपए का था, फिर 3-4 रुपए का हुआ, ऐसे करते करते आज 7 या 8 रुपए का एक ईंटा मिल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको पता है एग्जैक्ट प्राइस तो आप लोग भी बता सकते हो। तो अब वो 7-8 रुपए का ईंटा मिल रहा है, और अगर आप एक 2x2 का पत्थर, मार्बल भी खरीदने जा रहे हो या कोई भी पत्थर खरीदने, ग्रेनाइट खरीदने जा रहे हो, वो आपको 2x2 का ही, जिसे कहते हैं, मतलब मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, पर 200-250 रुपये मिनिमम एक आपको पड़ जाएगा। इतना नहीं पड़ेगा तो 100-150 का तो पड़ेगा ही। कहाँ वो 7 रुपए का ईंटा और कहाँ वो आपका 150 रुपए का इतना सा टुकड़ा, है ना, तो फर्क है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्टोन बेकार है, ऑब्वियसली स्टोन महंगा है, डेंस है, तो बहुत अच्छा बोलोगे तो ड्यूरेबिलिटी में वही रहेगा, मना नहीं करूँगी, पर अगेन ईज ऑफ हैंडलिंग आपकी ब्रिक के पास ज़्यादा है, ठीक है ना। और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आज लगाया और परसों आपका ईंटा टूट के हाथ में आ गया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ड्यूरेबिलिटी भी इसकी क्या है बेटा, कंपैरेटिवली अच्छी है। अभी वो हम देखेंगे स्ट्रेंथ वाइज भी। अच्छा, 11 रुपए की पड़ रही है ईंट आजकल, थोक में भी इतने की पड़ रही है कि सिंगल पीस, तो देखो कितनी महंगाई हो गई। अब हमें बीइंग अ सिविल इंजीनियर अगर हमें भी घर बनाना है तो 11 रुपए ईंटा इट्स अ बिग डील, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 500 लग जाती हैं। हालांकि मैं अभी बताऊंगी कौन सी ईंट कितनी लग रही है, पर अभी ब्रीफ उसके लिए बता रही थी। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया। बात करते हैं इसके साइज की। तो इसके जो डायमेंशन होते हैं बेटा, डायमेंशन क्या है,
इसकी जो लेंथ होती है, अगर मैं इसके इसके मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड साइज की बात करूं, तो स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज इसका क्या होता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर साइज है बेटा, ठीक है ना। और वहीं ये क्या बोला मैंने, कौन सा साइज है ये, यहाँ पे स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज लिख लो आप, स्टैंडर्ड स्लैश मॉड्यूलर साइज। मॉड्यूलर साइज कितना है ये है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द मॉड्यूलर साइज। और बात करते हैं इसके एक और साइज की। ये जो स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर साइज होता है ना, ये विदाउट मोटार होता है बेटा। ये क्या होता है आपका विदाउट मोटार। मोटार वो मसाला, वो पेस्ट जिससे कि दो बिल्डिंग या दो ब्रिक्स को आप बाइंड कर रहे हो। मोटार वो पेस्ट है, वो बाइंडिंग पेस्ट है जो दो ब्रिक्स को जोड़ रहा है। अब मोटार बनता कैसे है, सीमेंट और सैंड के रेशो से। मोटार किससे बनता है, सीमेंट और सैंड के रेशो से। क्लियर है इतनी चीज। सीमेंट और सैंड को आपस में मिलाया जाता है अलॉन्ग विद द वाटर, तो जो पेस्ट बन के आता है वो बाइंडिंग पेस्ट मोटार कहलाता है। और ये जो स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज होता है ब्रिक का, दिस इज विदाउट मोटार। एक और साइज होता है हमारे पास विच इज नोन एज नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल साइज जो होता है वो कितना होता है बेटा 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। और ये जो साइज होता है दिस इज विद मोटार। जब आप मोटार की थिकनेस भी इंक्लूड कर लेते हो तो जो आपकी ब्रिक निकल कर आती है वो क्या कहलाती है बेटा, वो आपकी क्या कहलाती है, वो नॉमिनल साइज कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा और भी साइजेस होते हैं, मतलब आपने देखा होगा कुछ ईंटें बहुत लंबे भी आते हैं, तो ट्रेडिशनल साइजेस या कन्वेंशनल साइज बोला जाता है बेटा उनको। एक स्टैंडर्ड साइज कन्वेंशनल का ऑल्दो दिया हुआ रहता है, पर आपको जिस साइज की ब्रिक चाहिए और बहुत ज्यादा नंबर में अगर चाहिए तो आप उसको ऑन डिमांड भी ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज यहां पर बोलती हूं, ठीक है ना, मैंने क्या बोला एक और साइज है, मतलब वैसे तो ये कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल साइजेस आप अपने हिसाब से भी बनवा सकते हो, ठीक है ना, अपने हिसाब से ऑन डिमांड। आपको बहुत सारी ब्रिक्स अगर चाहिए तो अपने हिसाब से, क्योंकि सांचा बनाना पड़ेगा ना, तो अकॉर्डिंगली बनवा सकते हो। हर उस साइज को जो इसके बियॉन्ड होगा वो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल साइज के अंदर ही आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे स्टैंडर्ड या अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे कन्वेंशनल साइज या ट्रेडिशनल साइज बेटा पूछ लिया है, तो उस केस में एक साइज आपको याद रखना है। वो साइज क्या होता है, वो होता है 23 सेंटीमीटर बाय 11.4 सेंटीमीटर बाय 7.6 सेंटीमीटर। So this is the conventional or the traditional size of the particular brick. क्लियर है इतनी चीज। अब बात करते हैं किसकी, फ्रॉग की। फ्रॉग की बात करते हैं। ये जो अंदर वाला था ना पोर्शन, इसके डायमेंशंस नहीं बताए मैंने आपको। इसके डायमेंशन कितने होते हैं बेटा, इसका ये जो डायमेंशन होता है, इसकी जो ये लेंथ होती है ये होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी जो ये विड्थ होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। और इसकी भी जो डिप्रेशन है, क्योंकि ये भी एक तरीके का क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिप्रेशन। तो ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हो ये कितना होता है बेटा, ये होता है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हो ये या तो 1 सेंटीमीटर होती है इसकी डेप्थ, या फिर ये कितनी होती है 2 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पर होती है। क्लियर है इतनी चीज बेटा, सबको इतनी चीज क्लियर है। आगे बढ़ूं अभिनव जी, चलिए रेस्ट ऑफ यू जल्दी बताएं, आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी चीज क्लियर है तो यहां पर आपको ये चीज समझ में अगर आ गई है तो मैं आगे बढ़ती हूं। फ्रॉग की डायमेंशंस मैंने आप लोगों को यहां पे बताई। तो जो फ्रॉग होता है, द डिप्रेशन विच इज ऑन द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक, क्या डिप्रेशन ऑन द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक, ऑन द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक, उसको क्या बोला जाता है, फ्रॉग बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है उसको, फ्रॉग बोला जाता है। और डायमेंशंस क्या होती हैं इसकी डायमेंशंस होती हैं आपकी 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 और 2 सेंटीमीटर, बाय 1 और 2 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशन होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज,
अब मैंने क्योंकि यहाँ पे फ्रॉग के बारे में आप लोगों को बता दिया है तो इसका फंक्शन बताना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फ्रॉग के फंक्शंस बता रही हूँ यहाँ पे, क्या बता रही हूँ, फंक्शन ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग एक डिप्रेशन है जो कि ब्रिक के टॉप सरफेस पे रहता है, ये आपको पता चल चुका है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, फ्रॉग का सबसे पहला जो फंक्शन होता है बेटा वो क्या होता है, इट एक्ट एज अ shear की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जब मोटार लगाया जाता है ना बेटा, दो सरफेसेस हैं, देखिए एक ये ब्रिक है जिसका टॉप सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, और एक ये ब्रिक है जिसका जो टॉप सरफेस है उस पे मैंने क्या बनाया है, ये फ्रॉग बनाया है। तो इन दोनों केसेस में अगर मोटार ज्यादा आएगा तो वो इस ब्रिक में आएगा कंपेयर टू दैट ऑफ दिस ब्रिक, और इसीलिए यहाँ पे जो ब्रिक की जॉइनिंग होगी ना वो इजीली हो पाती है, वो क्या हो पाती है, अच्छे से और इजीली हो पाती है। इसीलिए इट एक्ट एज अ shear की टू द ब्रिक, मतलब ब्रिक की बॉन्डिंग में एज अ shear की एक्ट कर रहा है कौन, आपका फ्रॉग। इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़ूं, ठीक है, आगे बढ़ाऊं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला इट एक्ट एज अ shear की बिटवीन टू ब्रिक्स, बिटवीन टू ब्रिक्स, पूरा लिख लीजिए। दूसरा चीज, ये प्रमोशन का काम करता है बेटा। आपने देखा होगा जो ब्रिक के ऊपर का सरफेस होता है ना, तो वो उस डिप्रेशन में जो भी जिस भी कंपनी से वो निकलकर ब्रिक कर आई है ना उसका नाम होता है। जैसे मान लीजिए पारस या एसीसी या बीसीसी, इस करके ऐसे कर करके लिखा हुआ रहता है ना वो उस डिप्रेशन पे, तो ये ट्रेड नेम बताता है मैन्युफैक्चरर का, तो प्रमोशन का काम कर रहा है। सो इट इंडिकेट्स द ट्रेड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब क्या है, वो प्रमोशनल पर्पस के लिए भी यूज में लेकर आई जा रही है। कौन, आपकी ईंट। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, वेरी गुड। अरे वाह, मैं यही नाम याद कर रही थी, गगन, मेरे दिमाग में नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, गगन, गगन की ईंटें आती है ना, ग ग न लिखा हुआ रहता है, तो गगन की ईंटें सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। इस तरीके से बीसीसी एसीसी जो भी ट्रेड नेम होता है मैन्युफैक्चरर का वो दिखने को मिलता है। थैंक यू सचिन जी। तो यहाँ पर अगेन ये फ्रॉग के फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो थोड़ी और बातें हैं जो मैं डिस्कस करनी है, जैसे कि एक ब्रिक का वेट कितना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेट ऑफ वन ब्रिक। एक ईंट का वेट कितना होता है, लगभग जो एक ईंट होती है ना बेटा वो 3 से 3.5 किलो की होती है। कितनी होती है, 3 to 3.5 kgs की एक ब्रिक आपकी रहती है। क्लियर है। फिर एक रिलेशन भी पूछा जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या, देखिए बेसिकली वो रिलेशन पूछता है लेंथ ब्रेथ और हाइट के बीच में या थिकनेस के बीच में, ठीक है ना। क्या पूछता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट के बीच में रिलेशन पूछता है। तो रिलेशन बिटवीन L, B and H, this H is nothing but thickness only, ठीक है ना। सो रिलेशन बिटवीन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ब्रिक। मैं इसको यहाँ पे H को भी हटा देती हूँ वरना आप हो जाएंगे कंफ्यूज, बिकॉज दिस T इज थिकनेस ऑफ मोटार, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन एल बी एंड एच ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिलेशन होता है वो होता है लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विड्थ और ब्रेथ प्लस द थिकनेस ऑफ मोटार। ये रिलेशन रहता है लेंथ ब्रेथ और थिकनेस ऑफ मोटार के बीच में। क्लियर है बेटा, याद रहेगा, याद रहेगा। आगे बढ़े। अगर इसको समझना है तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मैं इसको वेरीफाई करके बताती हूँ ना। कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में थोड़ी सी वो भी हो सकती है, अरे मैडम ये कैसे हो गया।
मैंने क्या बोला, अलॉन्ग विद मोटार लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। अलॉन्ग विद मोटार कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। ब्रिक तो एक्चुअल जो ब्रिक की डायमेंशन होती है वो कितनी होती है बेटा, 19 बाय 9 बाय 9 होती है ना डायमेंशन विदाउट मोटार। तो जब उस ब्रिक में जो विदाउट मोटार है, जब उसमें मोटार लगाओगे तब उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो मतलब मैंने क्या किया, लेंथ कितनी आनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए, और जिस ब्रिक पे ये मोटर लगा रहे हो उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है बेटा, 9 ही तो है। उसकी विड्थ कितनी है, 9 सेंटीमीटर ही तो है। प्लस मतलब अब थिकनेस निकालना था ना तुम्हें, तो थिकनेस ऑफ मोटार देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, और हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, कि L इज इक्वल टू क्या होता है, 2b इंटू एच ही, 2b प्लस t होता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो इस रिलेशन को मत भूलना, अब ये आपको प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है ना, आप इस ब्रिक पे चेंजेस कर रहे हैं लेंथ ये लाने के लिए, और विड्थ अगेन उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्या ऐड होगा उसमें 1 सेंटीमीटर मोटार का भी ऐड हो जाएगा ना बेटा, है ना। इस तरीके से याद रखने का है आपको, तो याद रख लीजिएगा। इसको समझा भी दिया है, प्रूफ भी करा दिया है। आगे बढ़े, क्लियर है। अगर इतनी चीज क्लियर है आपकी, तो मैं आपको एक और चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बताऊंगी। फ्रॉग आपका जो आपने देखा ना, फ्रॉग कभी भी 4 सेंटीमीटर थिक ब्रिक पे नहीं बनता। उसके लिए कम से कम उसको 9 सेंटीमीटर होना जरूरी है, तभी आप फ्रॉग दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। याद रखना इस चीज को। फ्रॉग इज नेवर प्रोवाइडेड इन अ ब्रिक विच इज ओनली 4 सेंटीमीटर हाई। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कन्वेंशनल साइजेस आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। तो अगर 4 सेंटीमीटर आप हाइट की या डेप्थ की ब्रिक खरीद रहे हैं, तो उसमें देखिएगा फ्रॉग नहीं होता है। सो वी यूजुअली अवॉइड गिविंग फ्रॉग टू द ब्रिक विच इज ओनली 4 सेंटीमीटर हाई। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव बूस्टर था एक तरीके का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बेटा, हम लोगों को क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड दी, या लिख ही लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स इन, फाइंड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब हमें स्टैंडर्ड ब्रिक्स निकालनी है 1 मीटर क्यूब में बेटा। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है 1 मीटर क्यूब में, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा, बचपन में आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैडम एक बैंड देती है, रिबन देती है, और बोलती है कि ये 10 मीटर का रिबन है बेटा, इसको प्रत्येक हाथ में पर हैंड में कितना रिबन लगेगा बेटा, पर हैंड में 2 मीटर का रिबन लगेगा। तो बताओ इस 10 मीटर के रिबन में कितने रिबन आप दूसरों के हाथों में बांध पाओगे। तो आप क्या करते थे, आप नंबर निकालने के लिए टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ 1 कर देते थे। क्या कर देते थे, टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ 1 कर देते थे। मतलब टोटल लेंथ रिबन की जो भी हो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1 रिबन कर देते थे। तो टोटल लेंथ रिबन की कितनी थी, 10 मीटर थी, एक की लेंथ कितनी थी, 2। तो नंबर ऑफ हैंड्स जिस पे वो बना, मतलब 5 हैंड्स पे वो रिबन आप बांध पाते थे, यही कर पाते थे। तो इसमें भी याद रखना, अब इसका इससे क्या रिलेशन है मैं बता रही हूं। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी लगाएंगे बेटा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एरिया पे भी लगता है, वॉल्यूम पे भी लगेगा, और लेंथ पे तो लग ही रहा है। ठीक है ना। तो अब उसने भी हमसे पूछा है कि हमें स्टैंडर्ड ब्रिक्स बतानी है 1 मीटर क्यूब में। हमें कितनी ब्रिक्स बतानी है, हमें स्टैंडर्ड ब्रिक्स बतानी है 1 मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम की टर्म्स में है, तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक पता चल जाए, क्या पता चल जाए, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक पता चल जाए, तो मैं नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालूंगी, कैसे निकालूंगी, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक पता है तो मैं टोटल वॉल्यूम जिसमें लगाना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक करके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकती हूं। हाँ कि ना, जल्दी बताएं, हाँ कि ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, और मुझे वहां से नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगे, जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा है। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, अब ब्रिक कौन सी उठानी है, ब्रिक के डायमेंशंस आप लोगों ने देखे अलग अलग है भैया।
आपने देखा स्टैंडर्ड साइज भी होता है, नॉमिनल साइज भी होता है, कन्वेंशनल भी होता है। तो क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टैंडर्ड। तो साइज ऑफ ब्रिक अगेन कौन सा होगा, साइज क्या होगा ब्रिक का, साइज इज 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द मॉड्यूलर साइज। वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, L इंटू बी इंटू एच, दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज H। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मेरा वॉल्यूम नहीं आ जाता, बिल्कुल आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स इन, बेसिकली हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं 1 मीटर क्यूब में। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। आपको टोटल वॉल्यूम पता है विच इज 1 मीटर क्यूब, आपको एक ब्रिक की वॉल्यूम पता है विच इज दिस सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल वॉल्यूम इज हाउ मच, 1 मीटर क्यूब। एक काम करो, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लो या सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में चेंज कर लो, जो आपका मन हो आप वो करो, ठीक है ना। दिस वाज 1 मीटर क्यूब और दिस वाज 19 into 9 into 9 सेंटीमीटर क्यूब। सो कन्वर्ट एनी सिंगल यूनिट, चाहे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करो या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करो। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कर रही हूं, तो इट विल टर्न आउट एज 10 raised to power 6 सेंटीमीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाय 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर फॉर द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। प्लीज कैलकुलेट अलॉन्ग विद मी। मैं भी कर रही हूं बेटा, आप भी करें फटाफट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो बेटा। अगर आपको समझ में आया है प्लीज कमेंट येस और नो, देन ओनली आई विल बी एबल टू, मतलब तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मुझे पैटर्न चेंज करने की जरूरत है समझाने के लिए कि नहीं। सो प्लीज लेट मी नो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। व्हाट इज द आंसर, प्लीज टेल मी द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो सचिन जी का आंसर भी आ गया है 649.77। रेस्ट ऑफ यू, नागेंद्र जी का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बेटा कितना आ रहा है, द आंसर इज कमिंग आउट एज, द आंसर इज कमिंग आउट एज नियरली इक्वल्स टू 650 ब्रिक्स। हाउ मच, 650 ब्रिक्स। सो इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ब्रिक्स, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब इज 650। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी मैं बता रही हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आंसर आपका 650 नहीं होगा। अब इसी के साथ का एक क्वेश्चन है, ये आप मुझे निकाल के बताएंगे। फाइंड नंबर ऑफ नॉमिनल ब्रिक्स, फाइंड नंबर ऑफ नॉमिनल ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। प्लीज कैलकुलेट द आंसर फॉर मी, प्लीज फाइंड द आंसर फॉर मी ऑल ऑफ यू। फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ नॉमिनल ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। जल्दी बताएं। कैलकुलेट द आंसर फास्ट बेटा। वेरी गुड सचिन, वेरी नाइस बेटा। चलिए एक आंसर आ चुका है, इसी के बिहाफ पे मैं बताना शुरू करती हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बोला था, यहां पे बोला है नॉमिनल। तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक होगा वो अलग होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इज, क्योंकि साइज क्या होता है नॉमिनल के केस में, 20 बाय 10 बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ नॉमिनल ब्रिक्स। टोटल वॉल्यूम इज गिवन एज 1 मीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स वुड बी टोटल वॉल्यूम विच इज 20 बाय 10 बाय 10, सॉरी दिस इज नॉट अ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 20 बाय 10 बाय 10,
सेंटीमीटर क्यूब। अगेन देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज है बेटा, यहाँ मीटर क्यूब में है, नीचे सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाय 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया। जब सॉल्व द वैल्यूज, इन वैल्यूज को सॉल्व करके आपको जो वैल्यू आंसर आएगा वो आएगा 500 ब्रिक्स आर देयर। हाउ मच? 500 ब्रिक्स आर देयर बेटा। क्लियर है इतनी चीज? सो 500 ब्रिक्स आर देयर। और ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछा जाता है बेटा डायरेक्टली, वो बोलेगा द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब इज, he will not ask for the standard or the nominal bricks or the conventional bricks until or unless he asks for any kind of brick। जब तक वो आपसे नहीं पूछता स्टैंडर्ड के लिए, नॉमिनल के लिए या कन्वेंशनल के लिए, तब तक आपके लिए 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं उनका आंसर 500 ही होना चाहिए। और मैं आपको ये चीज मेंशन कर रही हूं, ठीक है ना, रिटर्न में ले लो चाहे मेरे से, इसका आंसर अगर उसने कुछ नहीं बोला है इसका आंसर 500 ही दे के आना, 650 है बाकी कुछ मत करना। जैसे अगर मैं बोलूं 4 तो बाय डिफॉल्ट ये +4 ही है ना, अगर मैं माइनस मेंशन करूंगी तो इट मींस इट इज -4, लेकिन अगर मैं खाली 4 5 6 7 बोलूं तो इट मींस बाय डिफॉल्ट +4 है, +5 है, +6 है, +7 है। तो प्लस इज बाय डिफॉल्ट, हमारे माइंड में है कि वो प्लस ही है अगर उसके अंदर हम साइन बोल नहीं रहे हैं। यहां पर भी अगर यहां पे कुछ नहीं बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसका आंसर 500 ही होगा। सो द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब इज 500 बाय डिफॉल्ट। एंड अगर उसने कुछ मेंशन किया until unless यू नो एग्जामिनर इज मेंशनिंग कन्वेंशनल, जिसे कहते हैं नॉमिनल या स्टैंडर्ड, तो तब तक आपका आंसर 500 है बेटा। और यहां पे आपने कमा लिया है पूरा का पूरा 1 नंबर अपने पेपर के लिए, क्योंकि काफी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर अलग अलग आंसर दे के आते हैं। ठीक है, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूं। चलिए नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। तो जब आप ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो हमारे पास अलग अलग हेड्स हैं इसकी क्लासिफिकेशन के लिए। अलग अलग हेड्स माने जैसे कि जो पहली कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस। फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, है ना। तो ऐसी अलग अलग कैटेगरीज हैं हमारे पास, और इनमें जो सबसे पहली कैटेगरी आप पढ़ रहे हो वो है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस में अगर हम जाएं तो जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा ब्रिक फर्स्ट क्लास, कौन सी? फर्स्ट क्लास ब्रिक। बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस में भी जो हम पहला पढ़ रहे हैं वो है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। कहते हैं ना, कभी किसी से पूछो भैया कैसे हो, बोलता है ना फर्स्ट क्लास है भैया, तो फर्स्ट क्लास बेसिकली फर्स्ट क्लास ही बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास है तो नाम ही बता रहा है कि ब्रिक्स क्या है, फर्स्ट क्लास है, तो क्वालिटी क्या है, अच्छी होगी। हिंदी में इनको अव्वल ब्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अव्वल ब्रिक्स बोला जाता है हिंदी में इनको। अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हैं, इनमें किसी भी तरीके का क्रैक्स अलाउड नहीं होता। इनकी जो होती है शेप भी परफेक्ट होती है, परफेक्ट शेप एंड साइज। शेप कैसा होता है ब्रिक का? रेक्टेंगुलर शेप होता है। साइज क्या होता है? 19x9x9। तो इनका शेप एंड साइज बिल्कुल परफेक्ट होता है। एजेस जो होती हैं ब्रिक की बहुत शार्प होती हैं। इसकी एजेस क्या होती हैं? कंपैरेटिवली शार्प होती हैं, परफेक्ट शेप एंड साइज होता है। कलर चेरी रेड होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म कलर। कलर कैसा होता है ब्रिक का? चेरी रेड होता है ना, तो यूनिफॉर्म रेडिश कलर या यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ऐसा नहीं है कहीं से हल्का लाल है, कहीं से ज्यादा लाल है, कहीं पे है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वेल बॉन्ड होती हैं। वेल बॉन्ड का मतलब है अच्छे तरीके से सिकी हुई होती हैं ये ईंटें, ना तो ये जली हुई हैं ना तो ये अधपकी हैं, ये अच्छी तरीके से पकी हुई होती हैं, वेल बॉन्ड होती हैं।
शार्प, एजेस शार्प रहती हैं, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हैं, इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या रहती है, कंपैरेटिवली अच्छी होती है, और माना जाता है इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कभी भी 10 मेगापास्कल से नीचे नहीं होनी चाहिए। सो इट शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आप सभी को पता है न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नन अदर देन मेगापास्कल। तो 10 मेगापास्कल से नीचे नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 10 मेगापास्कल इसके लिए चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। उससे ज्यादा होगा बढ़िया है, उससे नीचे तो बिल्कुल नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 10, समटाइम्स वो ऑप्शन में 10.5 भी देता है, दोनों ही आंसर सही हैं, डरिएगा मत, ठीक है ना। दूसरी चीज, किसी भी तरीके का क्रैक इन ब्रिक्स में अलाउड नहीं होता। बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की। पुराने प्रोविजन के हिसाब से जो वाटर अलाउड होता था, वो कहा जाता था कि वाटर एब्जॉर्ब जो करती हैं ये ब्रिक्स, वो 20% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर कर रही हैं तो वो फर्स्ट क्लास कहलाने के लायक नहीं है। तो पहले प्रोविजन के हिसाब से 20% तक अलाउड था, पर एज पर द मॉडिफाइड प्रोविजंस ये जो ब्रिक्स हैं मैक्सिमम 12 से 15% तक पानी एब्जॉर्ब करनी चाहिए, उससे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए, और अगर कर रही हैं तो ये फर्स्ट क्लास की कैटेगरी से हो जाती हैं बाहर। तो ये थी इसके लिए छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, ठीक है ना। तो अभी इन्हीं छोटी छोटी मोटी बातों को हम लिख लेते हैं, और बाकी तो आप खुद समझदार हो ही। अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट क्लास ब्रिक हैं, दिखने में अच्छी हैं, क्रैक प्रूफ हैं, तो कहाँ यूज होंगी, जहां पे भी फेसिंग का काम होगा वहां पे आप ये ब्रिक्स यूज में लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दीज आर थॉरली बर्न्ड, दीज आर थॉरली बर्न्ड एंड आर रेड इन कलर एंड आर डीप रेड इन कलर। चेरी रेड होता है इनका, बताया था मैंने आपको, तो कभी कलर पूछे तो चेरी रेड याद रहेगा। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे इसमें, अभिनव जी वेरी गुड बेटा, आप भी साथ साथ चल रहे हो। अब स्क्रीन आ रही है बेटा, स्क्रीन आ रही है ना अभिनव जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। So these are thoroughly burnt and are deep red in color। दूसरा, परफेक्ट शेप एंड साइजेस होती हैं। क्या होता है इसका, इट इज हैविंग द परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एंड साइज। परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एंड शार्प एजेस लिखो, एंड शार्प एजेस। मैंने साइज एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखाया, वो मैं अभी उसका एक रीजन बताऊंगी, क्योंकि मोल्ड पढ़ाऊंगी ना, तो वहां से फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एंड शार्प एजेस, परफेक्ट शेप एंड साइज इन जनरल या लेमैन्स लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, क्रैक्स एंड फ्लॉज are not allowed in these bricks, in these bricks, इन bricks में cracks या flaws allowed नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट, यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है इनका, टेक्सचर इज यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्म टेक्सचर इज देयर, उबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक है ना, टेक्सचर सही सेम रहेगा हर जगह। नेक्स्ट इज अगेन, यहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। इट मस्ट नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। अपने ड्राई वेट से 12 से 15% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना चाहिए। पुराने के हिसाब से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां लिख देती हूँ छोटा सा ब्रैकेट में, ओल्ड के हिसाब से, इनकेस आंसर जिस भी टर्म्स में आए आपको पता होना चाहिए। ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से नॉट मोर देन 20% लिख दिया है, देखो नीचे आप लोगों के लिए।
ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से इट शुड नॉट बी मोर देन 20%। क्लियर है? आगे बढ़ो बेटा, चलिए आगे बढ़ती हूं। नेक्स्ट इज क्रशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्लैश क्रशिंग। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कैलकुलेशन पर्पस के लिए दोनों सेम ले लेते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेशन पर्पस के लिए सेम ले लेते हैं, समझाई हुई भी है दोनों। सो इट शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm²। समटाइम्स वो यूनिट चेंज करके भी पूछ लेता है, दोनों के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। सो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी 10 मेगापास्कल होती है। एप्लीकेशन की अगर आप बात करें तो पॉइंटिंग के काम में आती हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, पॉइंटिंग समझते हो ना, पॉइंटिंग के काम आती है, फेस वर्क के काम में आती है, फ्लोरिंग के काम में आती है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के काम में आती है। ये महंगी होती है ईंट कंपैरेटिवली, मैं तुम्हें बता रही हूं, महंगी होती है कंपैरेटिवली। और इसीलिए जो आपकी एक्चुअल ऑन ग्राउंड ब्रिक यूज होती है ना बेटा, वो सेकंड क्लास ब्रिक होती है, जिसको दुय्यम ब्रिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुय्यम ब्रिक्स भी बोला जाता है। तो जो मोस्टली यूज की जाती है ना आपकी साइट पे, वो दुय्यम ब्रिक्स होती हैं। अव्वल ब्रिक्स काफ़ी मतलब कॉस्टली रहती हैं, और दुय्यम की कैटेगरी भी या सेकंड क्लास की कैटेगरी भी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, बस थोड़े क्रैक्स और फ्लॉज अलाउड होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन पे थोड़ा असर पड़ता है ना। तो इसीलिए साइड पे आपकी इसकी जगह सेकंड क्लास ब्रिक्स यूज़ कर लेते हैं। सारी जो वो होती हैं स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होती हैं बेटा दोनों की। तो दूसरी कैटेगरी जो आज हम देखने वाले हैं, पहले था फर्स्ट क्लास, दिस इज नाउ सेकंड क्लास ब्रिक। दिस इज सेकंड क्लास ब्रिक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नाम ही कह रहा है सेकंड क्लास, हिंदी में इसको बोला जाता है दुय्यम ब्रिक्स। क्या बोला जाता है बेटा? दुय्यम ब्रिक्स। जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम एज फर्स्ट क्लास ब्रिक है। तो पहला पॉइंट मेरा वही होगा, स्पेसिफिकेशंस। जितनी भी स्पेसिफिकेशन आप देख रहे थे ना, रेक्टेंगुलर शेप एंड साइज, शार्प एजेस, है ना, और वो यूनिफॉर्म टेक्सचर, चेरी रेड कलर, वेल बॉन्ड। तो अच्छा, ये जो ब्रिक्स होती हैं वेल बॉन्ड भी होती हैं, लिख लीजिए, दीज ब्रिक्स आर वेल बॉन्ड, वेल बॉन्ड ब्रिक्स, क्योंकि पता लगा पूछ लिया, पता ही नहीं है, वेल बॉन्ड होती हैं। तो स्पेसिफिकेशंस सारी की सारी इसकी फर्स्ट क्लास के बराबर ही होती हैं। स्पेसिफिकेशंस आर सेम एज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बराबर ही होती हैं स्पेसिफिकेशन सारी। दूसरा पॉइंट, ओनली स्मॉल क्रैक्स आर परमिटेड इन दिस ब्रिक्स। स्मॉल क्रैक्स यहाँ पे परमिटेड होते हैं, ठीक है ना, ओनली स्मॉल क्रैक्स आर परमिटेड। अब क्योंकि छोटे छोटे क्रैक्स अलाउ कर दिए गए हैं इस ब्रिक में, इसी वजह से इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कितना होता है बेटा? उसका क्या था? 12 से 15। सो इट शुड नॉट बी मोर देन 16 to 20% एज पर द मॉडिफाइड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से यहाँ लिख देती हूँ, ओल्ड में क्या होता था? ओल्ड में इट शुड नॉट बी मोर देन 22%। पुराने प्रोविजन में हम लोग 22 पढ़ते थे, मतलब हमारे टाइम पे जो हमने पढ़ा है वो 22 पढ़ा है, लेकिन अभी मॉडिफाइड, ठीक है ना, प्रोविजन के हिसाब से इट शुड नॉट बी मोर देन 16 to 20%। और इस पे काफ़ी खिंच जाता है, काफ़ी डिबेटेबल वो है, टॉपिक है। बच्चों ने यहाँ यूट्यूब की वीडियो में ज़बरदस्ती वहाँ कमेंट्स डाल रखे हैं, अरे मैडम ये तो 20 होता है, आपको इतना भी नहीं पता। भैया पढ़ो, ठीक है ना, पढ़ के दे रहे हैं कंटेंट, फ्री में नहीं आए कि उठ के चल के आ गए आपके सामने, ठीक है ना। तो ये बहुत जिसे कहते हैं टेस्टेड है, ट्राइड है। और अभी के लेटेस्ट वाले अगर आप उत्तराखंड के भी एग्जाम देखोगे ना बेटा, उत्तराखंड में वो यही वाली वैल्यूज देने लग पड़े हैं। और ये मुझे बच्चों ने ही बताई हैं आके, काफ़ी बच्चों ने, ठीक है ना, कि मैम जो जेई लेवल के पेपर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे आने लग पड़ा है, तो अब आगे भी आएगा ही, आप एक्सपेक्ट करो यही वैल्यूज़ पूछी जाएंगी। अब ये पुरानी वैल्यूज़ हो गई हैं अब, ठीक है ना।
अब इतना अलाउड नहीं होता है। चौथा पॉइंट जो होगा अगेन वो है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ के ऊपर। जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ है बेटा, इट शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट कैन बी 7.5 इन द ऑप्शन एज वेल, तो वो भी सही होगा। पिछले वाले में बताया था 10.5 भी हो सकता है। अगर वहाँ 10.5 लेता है तो इसको वो 7 मान रहा होता है, और अगर वो वहाँ 10 लेगा तो ये 7.5 ले रहा होता है ना। तो दोनों ही आंसर ठीक रहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता नहीं चलेगा ना बेटा, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन पता चल गया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का पता चल गया कि स्मॉल क्रैक्स अलाउड होते हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रिक में, ठीक है। और यहाँ पे जिसे कहते हैं रह गया है आपका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो सकते हैं एप्लीकेशन, ये हिडन मेसनरी में काम में आते हैं बेटा, क्योंकि स्मॉल क्रैक्स अलाउड होते हैं ना। तो फेसिंग की तरह हम इसको यूज़ नहीं करते, बट हाँ मेसनरी जो होता है आरसीसी स्ट्रक्चर, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही इसकी एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? इट इज़ यूज्ड इन हिडन मेसनरी वर्क। हिडन मेसनरी वर्क होता है ना, आरसीसी वर्क हो गया, वहाँ पे आप इसको यूज़ में लेकर आ सकते हो बेटा। बिल्कुल सही, थैंक यू राधिका जी, आपने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम भी हो चुका है क्लास का, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की कैटेगरीज, टाइप्स, क्लासिफिकेशन देखेंगे बेटा। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ बहुत क्रिस्प कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कथा मतलब मैं नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये वही पॉइंट्स हैं। तो जितना आपको यहाँ पे मिल रहा है अलॉन्ग विद द PDF वो आपको प्रोवाइड की जाएगी बाद में, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए पूरा सफिशिएंट है, ठीक है ना। सो आई वुड सजेस्ट आप अभी से अपने ऑब्जेक्टिव लगाने स्टार्ट करें, साथ साथ करते रहेंगे तो आप क्वेश्चन भी मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना। तो साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी लगाएं, तो वो एक फ्रूटफुल जर्नी रहेगी बेटा आपकी, ठीक है। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू बेटा।